जरा सोचिए, लोहे में जंग क्यों लगता है, या फिर आग कैसे जल उठती है। इन सब के पीछे है रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी केमिकल रिएक्शंस। आज हम इन्हीं की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये अनदेखी प्रक्रियाएं हमारी दुनिया को चलाती हैं। अब जंग लगी कीलें तो हम सबने देखी हैं, पर जरा सोचिए जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है, वो भी तो एक बदलाव है। तो फिर इन दोनों बदलावों में फर्क क्या है? एक परमानेंट है और दूसरा टेम्पररी। इसी को समझने से हमारी कहानी शुरू होती है। तो देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है। एक होता है फिजिकल चेंज, जैसे बर्फ का पिघलना। यहाँ पानी तो पानी ही रहता है, बस उसकी शक्ल बदल जाती है। लेकिन दूसरा है केमिकल चेंज, जैसे लोहे पर जंग लगना। यहाँ लोहा अब सिर्फ लोहा नहीं रहता, वो एक बिल्कुल नई चीज यानी रस्ट बन जाता है। तो फिर ये केमिकल चेंज, ये रासायनिक बदलाव आखिर होता कैसे है? चलिए, इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि पदार्थ असल में बदलते कैसे हैं। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन को ना एक किचन रेसिपी की तरह समझिए। आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिन्हें केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स या अभिकारक कहते हैं। आप उन्हें मिलाते हैं और एक नई डिश तैयार होती है जिसे हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। बस पुरानी चीजों से कुछ नया बन जाना। पर रुकिए, ये बदलाव ऐसे ही किसी भी तरह नहीं हो जाते। इनके पीछे एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल नियम काम करता है, एक ऐसा नियम जिस पर पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। और ये नियम दिया था एंटोनी लावॉइजियर ने। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहता है कि कुछ भी खोता नहीं है, कुछ भी नया बनता नहीं है, सब कुछ बस बदल जाता है। मतलब जितना सामान आप रिएक्शन में डालते हैं, उतना ही सामान आपको आखिर में मिलेगा, भले ही उसकी शक्ल बदल गई हो। कुछ भी जादू से गायब नहीं होता। ठीक है, बात तो समझ आ गई कि कुछ गायब नहीं होता, एटम्स बस अपनी जगह बदलते हैं। पर सवाल ये है कि केमिस्ट्री में हम इसे कागज पर कैसे दिखाते हैं, कैसे पक्का करते हैं कि हिसाब बराबर है। इसका जवाब है इक्वेशंस को बैलेंस करके, यानी समीकरणों को संतुलित करके। इसका मतलब बस इतना सा है कि हम ये पक्का करते हैं कि तीर के निशान के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर हो, बिल्कुल एक तराजू की तरह जहां दोनों पल्ले बराबर होते हैं। इससे हिसाब एकदम पक्का रहता है। अब केमिकल रिएक्शंस होने के कई तरीके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर को हम कुछ मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। तो चलिए, केमिस्ट्री की इस प्लेबुक के 4 सबसे जरूरी पन्ने पलटते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम वैसा काम। इसमें 2 या ज्यादा चीजें मिलकर जुड़कर एक नई सिंगल चीज बनाती हैं। ए और बी मिले और बन गया ए बी। सिंपल। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब हम बिना बुझे चूने यानी क्विक लाइम में पानी डालते हैं। ये दोनों मिलकर बनाते हैं बुझा हुआ चूना या स्लेक्ट लाइम। और अगर कभी ये होते हुए देखा हो तो पता होगा कि इसमें से कितनी ज्यादा गर्मी निकलती है। वो भी रिएक्शन का ही एक हिस्सा है। अब कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया। यहाँ एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर 2 या ज्यादा छोटी छोटी सिंपल चीजों में बिखर जाती है, यानी ए बी टूटकर बन गया ए और बी। जैसे जब चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो वो टूट जाता है और उससे बनता है बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सीमेंट इंडस्ट्री में ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ समझिए कि एक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है और एक कंपाउंड में से कमजोर यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को धक्का मारकर उसकी जगह खुद ले लेता है। एक तरह का केमिकल टेकओवर। जैसे इस रिएक्शन में जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को बाहर निकालकर उसकी जगह ले लेता है और कॉपर बेचारा अलग हो जाता है। और हमारा चौथा और आखिरी मेन टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 डांसिंग कपल्स हैं और वो आपस में पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ 2 कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली करते हैं और 2 बिल्कुल नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि एटम्स कैसे कैसे अपनी जगह बदलते हैं, पर असली सवाल तो ये है कि ये रिएक्शंस होते ही क्यों हैं? इन्हें चलाता कौन है?
इसका जवाब छिपा है दो चीजों में, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स। कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब वो अपने अंदर से एनर्जी बाहर फेंकते हैं गर्मी के रूप में, जैसे कोयले का जलना। और कुछ एंडोथर्मिक होते हैं, जो होने के लिए आसपास से गर्मी सोख लेते हैं और इसीलिए वो जगह ठंडी हो जाती है, जैसे बर्फ का पिघलना। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन्स के खेल पर। ये बहुत ज़रूरी है। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन खोता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, इसीलिए इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। और यही रिडॉक्स रिएक्शन हमारे फ़ोन की बैटरी से लेकर हमारे शरीर को मिलने वाली एनर्जी तक हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज़ को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये केमिस्ट्री कहाँ कहाँ काम कर रही है। कभी सोचा है कि कटा हुआ सेब थोड़ी देर में भूरा क्यों हो जाता है, या चांदी की चीज़ें काली क्यों पड़ जाती हैं, या फिर चिप्स का पैकेट खुला रह जाए तो वो सील क्यों जाते हैं? इन सब के पीछे एक ही विलन है, ऑक्सीडेशन, वही प्रोसेस जो लोहे में जंग लगाता है। और यहीं हम घूमकर वापस अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं। लोहे में जंग लगना कोई जादू नहीं है, ये बस एक सीधा सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जब लोहा यानी आयरन हवा की ऑक्सीजन और नमी यानी पानी के संपर्क में आता है तो जंग बन जाता है। सिंपल। तो हमने क्या सीखा? पहली बात, केमिकल चेंज एक परमानेंट बदलाव है। दूसरी, सारे रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानते हैं। तीसरी, रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। और चौथी, इन सब के पीछे एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स का खेल होता है। तो अगली बार जब कोई मोमबत्ती जलाए, खाना बनाए या हम एक सांस भी लें, तो याद रखिएगा, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब जब ये अदृश्य दुनिया थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, आज अपने आसपास की दुनिया में कौन कौन से रासायनिक बदलाव नजर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।